होंगी। हाँ जी, अपन कल पढ़ चुके थे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, पूरा पढ़ चुके थे कल अपन। आज अपन नेक्स्ट फंक्शनल मॉड्यूल्स, ये सब ईआरपी के मॉड्यूल्स हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। सब लोग जानते हैं ह्यूमन एचआर डिपार्टमेंट क्या होता है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज जो काम करें उनको मैनेज करना, उनकी इंफॉर्मेशन को मैनेज करना एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल बेसिकली ये मॉड्यूल क्या करेगा, कौन एम्प्लॉय किस टाइम पे आया, कौन कब गया, टाइम रिकॉर्डिंग, ताकि उनकी पेरोल कैलकुलेशन कर सके, कितना उनको सैलरी देनी, कितना नहीं देनी। मतलब बेसिकली यहाँ पे सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आपने जब एम्प्लॉय को हायर किया, फिर जब आपने उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया कि वो कैसा क्या परफॉर्म कर रहा है, आपने उसको प्रमोशंस दिए, आपने उसको कंपनसेशंस दिए, प्रमोशन दिया, कंपनसेशन दिया, आपने आपने उसको पेरोल दिया। ये सारा का सारा काम कहाँ होता है बेटा, एचआर डिपार्टमेंट के अंदर होता है। एचआर डिपार्टमेंट डिसाइड करता है किसको कितना कंपनसेशन कैसे क्या देना है। तो बेसिकली कौन बंदा कब आ रहा है, कब जा रहा है, उसका कितना क्या सैलरी लगेगी, उसको जब हायर कितने लोगों को हायर करना है, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करना है, उनको कितना किस टाइम पे प्रमोशन देना है, 6 महीने से देना है, 1 साल भर में देना है, उनको कितना कंपनसेशन देना है, उनको कितना पेरोल, उनका सैलरी कितनी क्या देनी है अपन को, ये सब कहाँ डिसाइड होता है, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। ये जो मॉड्यूल बना रहे हैं ये सारा काम इसी मॉड्यूल में होता है। आपके नोट्स में एक डायग्राम दे रखा है, एज इट इज याद कर लेना, एज इट इज याद कर लेना कि बाई चांस कभी अपन से 3 नंबर में एचआर मॉड्यूल पूछ रहे तो क्या लिखेंगे, ये तो 2-3 लाइनें ही भरेंगे सिर्फ, तो इसलिए वो डायग्राम बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे उस डायग्राम में क्या बताया गया कि जितना भी एचआर के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर जो भी काम होता है वो सारा उस डायग्राम में बताया गया है। तो आप लोगों को इसका डायग्राम लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल अपन पढ़ेंगे दैट इज प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। नेक्स्ट मॉड्यूल कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन करना है, हमें और कितना प्रोडक्शन करना है, उनसे रिलेटेड जो भी प्लानिंग होगी वो सब इस मॉड्यूल में होगी। आपको जितना मैन्युफैक्चर करना है, यहाँ पे प्रोड्यूसर की बात करी जाएगी। प्रोड्यूसर जो मैन्युफैक्चर करेगा उसको कितना क्या मैन्युफैक्चर करके रखना है, उसको कितना क्या प्रोडक्शन करके रखना है, उस सब की प्लानिंग कहाँ पे होगी, इस मॉड्यूल के अंदर होगी। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर, इस मॉड्यूल के अंदर जो सॉफ्टवेयर लगाया जाएगा वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग में हेल्प करेगा कि हमें और कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, जो भी आपको प्लानिंग करनी है प्रोडक्शन से रिलेटेड, उन सब में ये हेल्प करेगा जो भी सॉफ्टवेयर लगाया जाएगा यहाँ पे। इस मॉड्यूल में ये जो मॉड्यूल होता है ये कोलैबोरेट करता है, कोलैबोरेट मतलब कनेक्ट होता है, बहुत सारी चीजों के साथ ये कोलैबोरेट करता है, बहुत सारी चीजों के साथ ये लिंक्ड अप होता है। प्रोडक्शन किस किस के साथ लिंक्ड अप होता है, इन सबको अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे। मास्टर डेटा के साथ लिंक्ड अप होता है, सेल्स एसओपी, सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन रिकवरी प्लानिंग, देन मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लानिंग, एंड ये सारी चीजों के साथ ये जो मॉड्यूल होता है ये कोलैबोरेट करता है, कोलैबोरेट इनके साथ मिलकर काम करता है, इनके सारे लोगों के साथ मिलकर काम करता है। क्या क्या मतलब होता है इन सबका, अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनका क्या क्या मतलब होता है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें मास्टर डेटा। क्या होता है मास्टर डेटा, यहाँ मास्टर डेटा में क्या क्या लिखोगे, यहाँ मास्टर डेटा में आप लिखोगे मटेरियल मास्टर, मटेरियल मास्टर, मटेरियल का मतलब प्रोडक्शन करने के लिए क्या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। आपको अगर जूते चप्पल बनाने हैं तो उसके लिए रबड़ की जरूरत पड़ेगी, कपड़ा बनाना है तो उसके लिए कपड़े की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके की रॉ मटेरियल की अपन को जरूरत पड़ेगी, दैट इज मटेरियल मास्टर। देन वर्क सेंटर्स,
वर्क सेंटर का मतलब है यहाँ पे कि कौन से वेंडर से वो रॉ मटेरियल अपन को मिल सकता है। आप लोग चाहो तो ये ब्रैकेट में लिख सकते हो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। मटेरियल मास्टर का मतलब है क्या क्या रॉ मटेरियल की हमें जरूरत पड़ेगी। वर्क सेंटर कौन से वेंडर्स वो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। राउटिंग्स, राउटिंग्स मतलब पाथ, कौन सा पाथ फॉलो कर कर वो रॉ मटेरियल हमारे पास पहुंचेगा। एंड बिल ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल का बिल कितना क्या आएगा, कितने रुपए का रॉ मटेरियल आएगा, ये सब बातें यहाँ पे बताई जाती हैं। तो मास्टर डेटा में आप ये 4 चीजों के बारे में मेंशन करते हैं। मास्टर डेटा क्या होता है, मटेरियल मास्टर, प्रोडक्शन करने के लिए क्या रॉ मटेरियल की आपको जरूरत पड़ेगी। वर्क सेंटर्स, कौन से वेंडर्स जो हैं जो हमें वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, कितने दिनों में वो हमारे पास सामान पहुंच जाएगा। एंड बिल ऑफ मटेरियल, उसका बिल जो आएगा वो कहाँ से कैसे बिल आएगा, कितने का क्या बिल आएगा, जो बिलिंग का टाइम होगा वो भी हमारे मास्टर डेटा में लिखा जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है जिसके साथ वो कोलैबोरेट करता है आपका पीपी मॉड्यूल, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल, दैट इज एसओपी। एसओपी का फुल फॉर्म होता है सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग। सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा है, सेल्स कितनी क्या सेल्स होगी उसके अकॉर्डिंग कितना क्या मैं काम करूंगी। ऑपरेशन मतलब आपको कितना काम करना है सेल्स के लिए, उन सब की आप पहले से प्लानिंग करके रखते हैं। सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग यहाँ पे क्या होता है, इसकी हेल्प से अपन फोरकास्ट कर पाते हैं, फोरकास्ट कर पाते हैं सेल्स को कि अपनी इतनी, मैंने अनुमान लगाया कि आने वाले टाइम पे मेरी 10,000 यूनिट्स की सेल हो जाएगी, आने वाले टाइम पे मेरी 10,000 यूनिट्स की सेल हो जाएगी। तो उसको फॉर सेल्स को फोरकास्ट करते हुए आप अपने प्रोडक्शन के प्लान्स बनाते हो कि मैं कितना आज से प्रोडक्शन करना शुरू करूंगा, आज से मुझे एक एक घंटा ओवर टाइम करना पड़ेगा, मुझे आज ही से लोगों को, मेरे एम्प्लॉइज को एक घंटा ओवर टाइम करवाना पड़ेगा, तभी मैं आने, जब मेरी 10,000 यूनिट की डिमांड आएगी तो मैं उसको फुलफिल कर पाऊंगी, जो रिक्वायरमेंट्स उसको कंप्लीट कर पाऊंगी। तो आपने फोरकास्ट किया कितनी सेल्स होगी, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन प्लान्स बनाते हैं। और जो ये प्लान्स बनाते हैं ये आप अपने हिस्टोरिकल, अपने करंट और अपने फ्यूचर डेटा को देखते हुए आप प्लान्स बनाते हैं। जो आपने प्रोडक्शन के लिए प्लान्स बनाए कि कितना स्पीड से मुझे क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो हिस्टोरिकल डेटा, मैंने पुराना डेटा देखा कि पहले डेटा देखा कि जब लोगों को मेरे लेबर्स के ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने एक दिन के अंदर 8 की जगह 15 घंटे काम करने लगे। आप ये हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि ठीक है अगर मैं 10 दिन बाद भी काम शुरू करूं तो जब मेरी सेल्स की डिमांड आएगी इतनी तो मैं उसको फुलफिल कर पाऊंगा, उतना का मैं प्रोडक्शन पहले ही करके रख सकता हूँ। करंट सिचुएशन, अभी मेरे पास क्या एम्प्लॉइज है, अभी मेरे पास कितनी मशीनरी है, एक मेरे पास अभी 4 ही मशीन है और 4 मशीन पे मेरे पास जैसे 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 फॉर एग्जाम्पल अपन एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारी फैक्ट्री है निमका थाना में वीनस फुट आर्ट्स लिमिटेड, हमारी फैक्ट्री निमका थाना में वीनस फुट आर्ट्स लिमिटेड। क्या इस अभी लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे हमारी फैक्ट्री क्या बनाती है, फुटवेयर्स बनाती है। फुटवेयर्स जो आपकी हवाई चप्पल होती है, जो घर में आप चप्पलें पहनते हैं, घर में जो बाथरूम स्लीपर्स टाइप्स आप पहनते हैं, अभी लॉकडाउन में इसकी डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा आ गई, एकदम से बहुत ज्यादा आ गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोरकास्ट किया, उन्होंने मार्च में उनकी डिमांड आई तो उन्होंने अप्रैल की डिमांड को फोरकास्ट कर लिया कि मार्च में उनकी सपोज 2 लाख की डिमांड आई तो उन्होंने देखा कि जिस स्पीड से डिमांड बढ़ रही है मेरे प्रोडक्ट की, तो अप्रैल में मेरे पास 4 लाख तक की डिमांड आ जाएगी। तो उन्होंने मार्च से प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि हमें किस हिसाब से प्रोडक्शन करें कि हम अप्रैल में जब तक हम पहुंचे और हमें 4 लाख की डिमांड है तो उसको कंप्लीट कर पाए। तो उन्होंने प्रोडक्शन के लिए प्लान बनाया अपने हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए, पुराना हिस्ट्री देखते हुए, करंट सिचुएशन को देखते हुए। करंट क्योंकि लॉकडाउन था तो लेबर्स अब 50% लेबर्स ही उनके पास बचे, बाकी लेबर अपने घर चले गए। तो करंट सिचुएशन देखी, मशीन्स तो है मेरे पास पर लेबर कम है, तो उन्होंने उसी को, उन्हीं लेबर्स को उन्होंने देखा आने वाले 3 महीने में और लेबर मेरे पास नहीं आने वाला, तो उन्हीं लेबर को उन्होंने उसी टाइम पे ओवर टाइम करवाना शुरू कर दिया। उन्हीं लेबर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इंसेंटिव्स देने लगे ताकि अपन उतना प्रोड्यूस पहले से करके रख देंगे स्टॉक, ताकि जब अप्रैल में डिमांड आएगी तो उसको फुलफिल कर पाएंगे। दैट इज एसओपी, सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग। आप सेल्स की भी प्लानिंग कर रहे हो और आप अपने ऑपरेशन मतलब जो काम करने का तरीका है, जो एक्चुअल काम कर रहे हो उसकी भी प्लानिंग कर रहे हो। तो आप फोरकास्ट कर ले तो कितनी सेल्स आएगी, और सेल्स को फोरकास्टिंग को देखते हुए आप अपना प्रोडक्शन प्लान्स बनाते हो कि कितना कैसे क्या प्रोड्यूस करना है। हिस्टोरिकल, करंट और फ्यूचर डेटा को देखते हुए आप अपने प्लान्स बनाते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट जो वो कोलैबोरेट करता है दैट इज डीआरपी। डीआरपी इज डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग।
डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग, आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की भी प्लानिंग करते हो प्रोडक्शन के टाइम पे। मैंने प्रोड्यूस तो करके रख दिया, पर मैं उतने सामान को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगी? तो यहाँ पे आप देखते हो कि कितनी डिमांड और आएगी मेरे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की, एक मिनट बच्चा। हाँ जी, अपन पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग के। अपन ये भी देखते हैं कि कितने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की मुझे डिमांड होगी, कितना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स मुझे चाहिए होंगे उतना प्रोड्यूस कर, जो मैंने इतना प्रोडक्शन किया उसको डिलीवर करने के लिए मेरे को कितने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी, मुझे कितना और डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, ये भी यहाँ पे अपन प्लानिंग करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपके पास, दैट इज प्रोडक्शन प्लानिंग। नेक्स्ट है प्रोडक्शन प्लानिंग। आप प्रोडक्शन की पूरी प्लानिंग करते हो कि कैसे क्या अपन प्रोड्यूस करेंगे। प्रोडक्शन प्लानिंग में अपन सबसे पहले मटेरियल फोरकास्टिंग करते हैं। मटेरियल फोरकास्टिंग, मटेरियल मतलब क्या बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल कितना क्या चाहिए होगा अपन को, उसकी फोरकास्टिंग करते हैं सामान बनाने के लिए। डिमांड मैनेजमेंट, अपनी कितनी फ्यूचर में डिमांड आ जाएगी, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कितना क्या मटेरियल चाहिए होगा आपको। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो कि जैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग की मैंने कि 6 साल तक मेरे प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी, तो मुझे हर साल इतना इतना रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ सकती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन का शेड्यूल अपन डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी डे वाले शिफ्ट्स चलानी है, कितनी नाइट वाली शिफ्ट्स चलानी है। तो ये जो शेड्यूल होता है आपका प्रोडक्शन का जो शेड्यूलिंग है वो भी यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कितनी डे शिफ्ट चलेंगे, कितनी नाइट शिफ्ट चलेंगे एंड सो ऑन। तो प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन की पूरी प्लानिंग की जाती है कि कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कितनी डिमांड आएगी उसको कवर करने के लिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं कि 6 सालों में भी अगर इतनी डिमांड रही तो मुझे इतना इतना रॉ मटेरियल यहाँ से अरेंज करना पड़ेगा। एंड शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग सेट करनी पड़ेगी, कितनी मुझे डे शिफ्ट चलानी पड़ेगी, कितनी नाइट शिफ्ट चलानी पड़ेगी, डे वाले में भी कितने लोग एक साथ काम करेंगे, नाइट में कितना काम करेंगे एंड सो ऑन। यहाँ पे ये सब चीजें आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं। देन नेक्स्ट है इसके अंदर एमआरपी। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या होता है ये मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग? मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। कितना डिमांड आ रहा है और किस हिसाब से उसकी सप्लाई हो रही है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना मटेरियल और हमें चाहिए या कितना मटेरियल हमारे पास हमेशा अवेलेबल हो सकता है। देन नेक्स्ट है इसके अंदर, दैट इज कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी मशीन्स की, इक्विपमेंट्स की कितनी क्या कैपेसिटी है। तो आप यहाँ पे देखते हैं, जो आपके अलग अलग वर्क सेंटर्स हैं, उनकी अवेलेबल कैपेसिटी कितनी है, अवेलेबल कैपेसिटी आपके पास कितनी है। मतलब जैसे कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं वर्क सेंटर्स, सपोज मेरी 4 जगह मेरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मेरे 4 फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, फैक्ट्री 4। इसकी कैपेसिटी है, इसमें एक साथ 80 लेबर काम कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी इसमें एक साथ 70, इसमें एक साथ 85, इसमें एक साथ 90 लेबर काम कर सकते हैं। अपनी अपनी वर्क सेंटर्स की कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी में से आपने कितनी यूटिलाइज कर ली है, ये कैपेसिटी प्लानिंग में देखते हैं। उसमें से अपन ने कितना यूटिलाइज कर लिया। फैक्ट्री 1 में अभी मेरे 60 ही लेबर काम कर रहे हैं, फैक्ट्री 2 के अंदर मेरे 69 लेबर्स काम कर रहे हैं, फैक्ट्री 3 के अंदर मेरे 80 लेबर्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे 70 लेबर्स काम कर रहे हैं। कि कितनी कितनी कैपेसिटी मैं यूटिलाइज कर चुकी, ताकि मुझे पता चल जाएगा कोई कैपेसिटी कंस्ट्रेंट आ रहा है क्या, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, कैपेसिटी को एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या। यहाँ पे कैपेसिटी ज्यादा थी पर आपने कम ही लोग ऑक्यूपाई कर रखे, मतलब आप और लोगों को ऑक्यूपाई कर सकते हो। तो यहाँ ये लिमिटेशन हो सकता है कि आपको नए लेबर्स मिल नहीं रहे हैं, आप उनको और सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो कि लोग उसी फैक्ट्री में काम करना पसंद करें, उनको मनपसंद वेजेस नहीं मिल रही। या अपन फैक्ट्री 2 में देख सकते हैं कि यहाँ तो जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना फुलफिल हो गया,
कैपेसिटी कंस्ट्रेंट लिमिटेशन आ रहा है, अगर आपको इस फैक्ट्री में और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको मशीन्स और लगानी पड़ेंगी, क्योंकि लेबर्स जो है जितने चाहिए तो उतने लग चुके हैं। ये फैक्ट्री की जगह छोटी पड़ रही है, बिल्डिंग छोटी है, जगह लैंड छोटी पड़ रही है, अपन को लैंड बढ़ानी पड़ेगी अगर अपन को इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाना है तो। ऐसे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स देख सकते हो। तो कैपेसिटी प्लानिंग अपन कर सकते हैं कि कितने वर्क सेंटर्स में कितनी अवेलेबल कैपेसिटी है, उनमें से आप कितनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर चुके हैं, ताकि ये पता चल जाए कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कहाँ कहाँ और कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, कहाँ कैपेसिटी कम कर सकते हैं। ये सारी चीजों की अपन यहाँ प्लानिंग कर सकते हैं। एंड लास्ट है इसके अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग। उस जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, प्रोडक्शन के टाइम पे जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो उसकी कॉस्ट कितनी क्या हम रखेंगे, उसकी कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसकी कितनी क्या कॉस्ट हम रखेंगे प्रोडक्शन के टाइम पे, वो हम डिसाइड करते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं ऑल द टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग। ऑल द टाइम वैल्यू का मतलब उस प्रोडक्ट से हमेशा कितनी वर्थ मिल रही है, उस प्रोडक्ट से हमेशा कितना उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, हमेशा उस प्रोडक्ट को इतना तो यूटिलाइज किया जा सकता है। एंड एक्चुअल कंपोनेंट मटेरियल की कितनी कॉस्ट है, कंपोनेंट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल वगैरह जो भी आपने काम में लिया उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी प्राइस की टर्म्स में कॉस्ट कितनी आई, प्राइस की टर्म्स में सपोज उसकी कॉस्ट आई 20 रुपए की, उसकी कॉस्ट आई। एंड वर्थ, उसमें अपन वर्थ जो डाल रहे हैं, उसमें जो अपन अलग सा फीचर डाल रहे हैं, उसकी वजह से उसकी कॉस्ट अपन 25 रुपए तक की कर सकते हैं। 25 रुपए उसकी वर्थ सही है, वो प्रोडक्ट 25 में आराम से बिक सकता है, क्योंकि उसकी उतनी वर्थ है, वो उतना यूटिलाइज किया जा सकता है, उतना वैल्यू में काम में लिया जा सकता है वो प्रोडक्ट, उसकी कॉस्ट अपन 25 रुपए तक रख सकते हैं। तो ये सारे मॉड्यूल से ये इंटीग्रेट, ये सारे मॉड्यूल से ये कोलैबोरेट करता है, आपका प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल इन सारे मॉड्यूल से कोलैबोरेट करता है। तो अपन दोबारा रिवाइज करते हैं, अपन ने क्या पढ़ा, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। यहाँ पे ऐसे सॉफ्टवेयर लगे हुए इस मॉड्यूल में जो प्रोडक्शन से रिलेटेड प्लानिंग करने में हेल्प करेंगे। ये जो प्रोडक्शन प्लानिंग है ये कुछ चीजों के साथ अपने आप को कोलैबोरेट करता है, जैसे कि मास्टर डेटा। मास्टर डेटा में अपन देखेंगे कितना, कौन सा मटेरियल मास्टर, क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, वर्क सेंटर्स कहाँ कहाँ से वो रॉ मटेरियल मिल सकता है, कौन सा पाथ फॉलो होगा, एंड बिल ऑफ मटेरियल जो आएगा वो भी मास्टर में स्टोर कर दोगे। देन सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग, यहाँ पे आप फोरकास्ट करते हो कि कितनी क्या सेल्स होंगी, यहाँ आप फोरकास्ट करते हो कितनी सेल्स हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन प्रोडक्शन के प्लान्स बनाएंगे, हमारे करंट, फ्यूचर और हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए हम प्रोडक्शन के प्लान्स बनाएंगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग, कि हमें और कितने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी, हम कितना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की डिमांड करेंगे, ये प्लानिंग की जाती है। प्रोडक्शन प्लानिंग, तो उसके लिए पहले मटेरियल फोरकास्टिंग कि क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कितनी डिमांड आएगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो, एंड उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल सेट करते हो, शेड्यूल्स, प्रोडक्शन के शेड्यूल्स, कितनी डे शिफ्ट, कितनी नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट में कितने लोग काम करेंगे, नाइट में कितने काम करेंगे, एंड ये सारे शेड्यूल्स आप यहाँ पे सेट करते हो। देन मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है कि कितने क्या मटेरियल की आपको और जरूरत पड़ेगी। देन कैपेसिटी प्लानिंग, वर्क स्टेशंस पे कितनी अवेलेबल कैपेसिटी है, उनमें से मैंने कितनी यूटिलाइज कर ली, ताकि मुझे पता चल जाएगा कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं। एंड लास्ट इज प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट दो चीजों को देखते हुए निकाली जाती है, एक तो ऑल टाइम वैल्यू, ऑल टाइम वैल्यू का मतलब उस प्रोडक्ट की वर्थ कितनी है, वो प्रोडक्ट कितना यूटिलाइज किया जा सकता है, एंड एक्चुअल बनाने में कितना पैसा लगा, बनाने में पैसा प्लस उसकी वर्थ, उन दोनों को देखते हुए उसकी प्राइस सेट करी जाती है कि उस प्रोडक्ट की इतनी प्राइस अपन तय कर सकते हैं। आगे समझ में, तो ये सारे मॉड्यूल्स इन सब चीजों के साथ कोलैबोरेट करता है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। प्रोडक्शन प्लानिंग को पीपी मॉड्यूल भी बोला जाता है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल को अपन क्या बोलते हैं, पीपी मॉड्यूल भी बोलते हैं। ये इन सब चीजों पीपी मॉड्यूल भी बोला जाता है, ये इन सब चीजों से अपने आप को कोलैबोरेट करता है। फिर बुक में आपको एक डायग्राम दिया है, प्रोसेसिंग प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। आपको पता है प्रोडक्शन कैसे होता है, सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, प्रोसेस क्या होता है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होता है, फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, फिनिश गुड्स से जो गुड्स है वो गोडाउन में जाकर स्टोर कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से तो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसी तरीके से प्रोडक्शन होता है। तो ये डायग्राम आपको दे रखा है, ये हो गया प्रोसेस इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का प्रोसेस या प्रोडक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं, तो अपन को ये डायग्राम भी लर्न करना है। जब भी एग्जाम में अपन से प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल पूछा जाएगा तब हम ये डायग्राम भी बनाकर आएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट मॉड्यूल अपन पढ़ेंगे, दैट इज मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल।
नेक्स्ट मॉड्यूल आप ईआरपी का पढ़ोगे, दैट इज मटीरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। मटीरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल यहाँ बेसिकली जो आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, जो आप प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल भी कह सकते हैं इसको। प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल का मतलब जो आप परचेज करते हो, परचेज जो आप करते हो, परचेज कौन करता है? प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है। क्या खरीदेगा? रॉ मटेरियल खरीदेगा, जो भी उसको सामान बनाने के लिए चाहिए। ये सारी बातें जो परचेज करेगा वो रॉ मटेरियल, तो किस तरीके से कैसे परचेज करेगा, क्या मटेरियल परचेज करेगा, वो बातें सारी बताई गई है मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर। तो मतलब बेसिकली यहाँ बताया जाता है क्या मटेरियल आपको चाहिए होगा, क्या मटेरियल आपको चाहिए होगा, रिक्वायर्ड क्या मटेरियल आपको चाहिए होगा, उसको कैसे प्रोसेस करोगे, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई। मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट मटेरियल कैसे मूव करता है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करता है, रॉ मटेरियल, यही सारे यहाँ पे बताए गए। इसका भी डायग्राम दिया है बुक में, डायग्राम करना है, डायग्राम करना है, ठीक है। अपन स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा, स्टेप्स इन मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। आप जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल खरीद रहा है, उसके स्टेप्स बताए गए हैं, प्रोक्योरमेंट के स्टेप्स बताए गए हैं। तो स्टेप्स हैं तो ये सीक्वेंस में याद होंगे। क्या होता है देखो, सबसे पहला काम, सबसे पहले परचेज रिक्विजिशन फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज रिक्विजिशन फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब देखो, मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली कर कौन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली करता कौन है? आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ भी सामान बनाने के लिए चाहिए, तो उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक परचेज रिक्विजिशन तैयार करेगा। परचेज रिक्विजिशन का मतलब एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा कि मुझे ये रॉ मटेरियल चाहिए ये सामान प्रोड्यूस करने के लिए, और ये परचेज रिक्वेजिशन वो किसको दे देगा? वो परचेज डिपार्टमेंट को। खरीदने का काम किसका है? परचेज डिपार्टमेंट का। और क्या खरीदना है, क्या जरूरत है, वो कौन बताएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताएगा कि मुझे इतना और मेटल की जरूरत है मुझे प्रोडक्शन करने के लिए, या मेरा मेटल खत्म होने वाला है, 6 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगर और प्रोडक्शन मतलब अगर और प्रोडक्शन करवाना है तो आपको ये सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, ये सारा रॉ मटेरियल मेरे पास होना चाहिए। तो इसके लिए वो एक परचेज रिक्विजिशन तैयार करेगा, मतलब एक डॉक्यूमेंट, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट तैयार कर कर वो किसको दे देगा? परचेज डिपार्टमेंट को, कि आप ये सामान हमारे लिए खरीद दो। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जैसे उसने डॉक्यूमेंट दिया, अब इवैल्यूएशन ऑफ रिक्विजिशन, इवैल्यूएशन ऑफ रिक्विजिशन क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? जो आपका अब ये रिक्विजिशन आया परचेज डिपार्टमेंट का, परचेज डिपार्टमेंट इस रिवोल्यूशन इवेल्युएट करेगा, ये जो रिक्विजिशन भेजा उसको इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएट करेगा मतलब पहले वो अपना स्टॉक देखेगा, परचेज डिपार्टमेंट करंट स्टॉक की पोजीशन देखेगा, करंट स्टॉक कितना पड़ा है, करंट स्टॉक ऑलरेडी इतना पड़ा है, करंट स्टॉक उसने देखा कि करीबन ये मान लो 20,000 यूनिट्स पड़ी है किसी रॉ मटेरियल की। तो उसने कहा जब 20,000 यूनिट्स पड़ी है तो अभी मंगवाने की जरूरत नहीं है, आप 2 हफ्ते बाद भी उस चीज के लिए ऑर्डर कर सकते हो। पहले वो करंट स्टॉक देखेगा। एंड जो पेंडिंग रिक्वेस्ट चल रही है, पेंडिंग रिक्वेस्ट मतलब पेंडिंग परचेज रिक्वेस्ट की और लोगों ने भी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने नहीं, और लोगों ने भी उसको बोला होगा कि हमें ये खरीदना है, हमें ये खरीदना है। फॉर एग्जांपल जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अगर उसको पेन पेंसिल और स्टेशनरी की जरूरत है तो उसने परचेज डिपार्टमेंट को बोला कि हमारे लिए ये स्टेशनरी वगैरह मंगवा के दो। एचआर डिपार्टमेंट ने कहा कि मुझे मेरे लेबर के लिए क्या चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, मुझे मेरे लेबर के लिए सपोज जो मेरे एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके लिए वाटर बॉटल्स चाहिए। तो ये सारी बातें किसको कही जाएगी? परचेज डिपार्टमेंट को। तो परचेज डिपार्टमेंट का ऑलरेडी बहुत सारी पेंडिंग रिक्वेस्ट पड़ी होगी कि ये सामान और खरीदना है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है, कोई एचआर डिपार्टमेंट बोल रहा है, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग बातें बोल रहे हैं कि ये सामान हमें खरीदना है। कोई मार्केटिंग वाला बंदा बोल रहा है मुझे एक बैग और चाहिए मार्केटिंग करने के लिए, तो परचेज डिपार्टमेंट को वो बैग और खरीदने की रिक्वेस्ट भेजनी है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अपन तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा मुझे रॉ मटेरियल चाहिए,
परचेज डिपार्टमेंट ने देखा कि करंट स्टॉक कितना पड़ा है एंड पेंडिंग रिक्वेस्ट कितनी पड़ी है। उस पेंडिंग रिक्वेस्ट को देखते हुए उसने जो रिक्वेजिशन भेजा है परचेज डिपार्टमेंट या तो उसको अप्रूव कर देगा या उसको रिजेक्ट कर देगा। अप्रूव कि ठीक है हम आपके लिए ऑर्डर कर देंगे, अभी और जरूरत है, तो रिजेक्ट मतलब अभी नहीं और 15 दिन बाद आपको वो सामान खरीद कर दिया जाएगा। अप्रूव या रिजेक्ट वो कर सकता है इवेल्युएट करने के बाद। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आस्किंग फॉर द कोटेशन। आस्किंग फॉर कोटेशन मतलब क्या हुआ इसका? आस्किंग फॉर कोटेशन कि जो परचेज डिपार्टमेंट है उसने अप्रूव कर दिया, उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो परचेज रिक्वेजिशन भेजा उसको अप्रूव कर दिया कि ठीक है उनके लिए अपन को ऑर्डर करना है। तो अप्रूव हो गई जो परचेज रिक्वेजिशन, तो उसने रिक्वेजिशन एक्सेप्ट हो गई तो उसने कोटेशन, जो वेंडर्स जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे, जो वेंडर्स हैं, सपोज 3 वेंडर्स हैं वो वाला रॉ मटेरियल दे सकते हैं, तो उन सबसे उनका कोटेशन मांगा कि आप कितने में हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा सकते हो। उनसे उनका कोटेशन मांगा कि आप ये बताएगा मैं इतने में दे सकता हूँ, ये बताएगा मैं इतने में दे सकता हूँ, ये बताएगा मैं इतने में दे सकता हूँ। परचेज डिपार्टमेंट को वो सारे कोटेशंस मिल जाएंगे। फिर परचेज डिपार्टमेंट उन कोटेशंस को क्या करेगा? इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएशन फॉर कोटेशन, इवेल्युएशन ऑफ कोटेशन कि जितने भी कोटेशन आए, सपोज जो ए वाला वेंडर है उसने कहा मैं आपको 5 रुपए पर पीस दे दूंगा, बी वाले वेंडर ने कहा मैं आपको 4.5 रुपीज पर पीस दे दूंगा, सी वाले वेंडर ने कहा मैं आपको 4.8 रुपीज पर पीस दे दूंगा। अब सिर्फ प्राइस नहीं देखता, वो हर चीज देखेगा। वो ये देखेगा ये कौन सी क्वालिटी का सामान दे रहा है, ये किस क्वालिटी का, ये किस क्वालिटी का, किसका सामान लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, कौन से फीचर्स मेरे मतलब मेरे प्रोडक्ट के लिए सही है, कौन सा रॉ मटेरियल बहुत हाई क्वालिटी भी नहीं लेना मुझे, बहुत लो भी नहीं लेना, एंड सो ऑन। सारी चीजें इवैल्यूएट करने के बाद वो कोटेशन को इवैल्यूएट करेगा और डिसाइड करेगा उसको किससे मंगवाना है। सपोज उसको इससे मंगवाना है, उसने डिसाइड किया कि ठीक है 4.8 रुपीज लग तो नहीं पर पीस, पर मेरा क्वालिटी भी ठीक आ जाएगी, मुझे टाइम पे भी मिल जाएगा, और सारी बातें उसने एनालाइज कर उसने इसको चूज कर लिया कि इस वेंडर से मुझे सामान मंगवाना है। जब उसने ये चूज कर लिया परचेज डिपार्टमेंट ने, तो उसको उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, परचेज ऑर्डर उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। सी को उसने ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर में बताया क्या खरीदना है, व्हाट वी वांट टू परचेज, क्या खरीदना है, हमें कौन सा स्टॉक आइटम आपसे चाहिए, हमें आपसे एसी चाहिए, हमें आपसे टीवी चाहिए, हमें आपसे फ्रिज चाहिए, हमें क्या खरीदना है, आप बहुत सारा सामान बेचते हो, हमें आपसे क्या खरीदना है, हाउ मच वी वांट टू परचेज, कितनी क्वांटिटी में हमें आपसे खरीदना है, हमें आपसे 15 एसी चाहिए, हमें आपसे 50 एसी चाहिए, हमें आपसे 70 एसी चाहिए, हाउ मच वी वांट टू परचेज, किस रेट पे आप हर एक एसी लगाओगे। आपने जो डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया आप मुझे 28,000 का हर एक एसी लगाएंगे, ये भी रेट यहाँ पे बताई जाएगी, एंड किस डेट पे आप हमें डिलीवर कर दोगे, आप हमें 15 दिन बाद तक आप हमें डिलीवर कर दोगे। कहाँ पे डिलीवर होगा? वेयर, आप मेरे वेयर हाउस में डिलीवर करोगे, मेरे जयपुर वाली लोकेशन पे डिलीवर करोगे, मेरी दिल्ली वाली लोकेशन पे डिलीवर करोगे, कहाँ पे डिलीवर करोगे? तो परचेज ऑर्डर, जब आप उसको ऑर्डर दे रहे हो तो ये सारी चीजें मेंशन करते हो, क्या खरीद रहे हो, कितना खरीदोगे, किस रेट पे खरीद रहे हो, कौन सी तारीख तक वो डिलीवर हो जाना चाहिए, कहाँ डिलीवर होना चाहिए, जयपुर लोकेशन पे, मुंबई लोकेशन पे या दिल्ली वाली लोकेशन पे वो सामान आपका डिलीवर होना चाहिए, कौन से गोडाउन में वो सामान रिसीव करूंगी, ये सारी बातें मैं परचेज ऑर्डर में उसको मेंशन कर देती हूँ। अब आपने उस बंदे को ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका, दैट इज ऑर्डर प्लेस हो गया, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है दैट इज मटेरियल रिसीट। मटेरियल रिसीव हो गया, वेंडर ने अपना सामान पहुंचा दिया और मैंने गोडाउन में वो सामान उतरवा रही हूँ। गोडाउन में सामान उतरवाते वक्त, जब मैं गोडाउन में वो सामान उतरवा रही हूँ, तो वेंडर क्या करेगा, जो भी बंदा आया उसको मुझे एक रिसीट देगा, एक डॉक्यूमेंट टाइप देगा, एक पेपर टाइप देगा। अगर दुकान पे कभी आपने माल खाली करवाया तो आपको पता रहेगा, रिसीट मिलेगी, उस रिसीट में लिखा हुआ रहेगा आपने ये सामान खरीदा, इसकी इतनी क्वांटिटी, इसकी इतनी क्वांटिटी थी, पर प्राइस इतनी थी, ये टोटल इतना हो गया। आपने ये सामान खरीदा, इसकी इतनी क्वांटिटी हमने दिया, इतना प्राइस, इतना टोटल। आप क्या करोगे, उस रिसीट से चेक करोगे जो एक्चुअल सामान आया है, कि कई बार क्या होता है गलत लिखा जाता है कि क्वांटिटी लिख दी 10 पर मेरे पास आई है 5 ही क्वांटिटी, तो आप उसी टाइम उसमें करेक्शंस करवा सकते हो कि भाई मैं 5 के पैसे दूंगा क्योंकि आपने लिखी 10 है। तो आप अगर कोई सामान खराब आ गया तो उसी टाइम उसको रिटर्न कर दोगे, एंड सो ऑन। तो आप ये जो रिसीट है, इस रिसीट का नाम होता है मटेरियल रिसीट नोट या फिर गुड्स रिसीट नोट, GRN या MRN। MRN का फुल फॉर्म होता है मटेरियल रिसीट नोट और GRN का फुल फॉर्म होता है गुड्स रिसीट नोट।
जो गुड्स आपको रिसीव हो गए उसका नोट, या जो मटेरियल आपको रिसीव उसका नोट। तो आपका सामान मिलते ही आपने गोदाम में सामान को उतराया, उतराते आपको रिसीट मिली, रिसीट से आपने मैच किया कि जो सामान रिसीट कह रही वो सामान मुझे रिसीव हुआ, किसी की क्वांटिटी कम ज्यादा तो नहीं है, किसी की कोई खराब क्वालिटी का सामान तो मतलब कोई फटा हुआ पुराना ऐसा कोई सामान तो नहीं आ गया। और वो जो रिसीट है उसी का नाम होता है मटेरियल रिसीट नोट और गुड्स रिसीट नोट। सामान मिल गया तो मैं मेरे स्टॉक में उसको ऐड कर दूंगी। अब मेरे पास उसका स्टॉक कितना हो गया, पहले मेरे पास 5 भुजिया के पैकेट था, मैंने आपसे और सामान मंगवा लिया तो मेरे पास 15 भुजिया के पैकेट हो गए, तो मैंने स्टॉक में मेरा ऐड कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टॉक में उसको इंक्रीज कर देते हो। अब उसके बाद क्या हुआ, सामान मिल गया, स्टॉक बढ़ गया। अब जिसको चाहिए उसके पास तो अभी भी नहीं पहुंचा ना सामान। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इश्यू ऑफ मटेरियल। इश्यू ऑफ मटेरियल, जिसको सामान चाहिए था, चाहिए किसके था, मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए था, उसको सामान नहीं दिया गया, तो धीरे 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 उसको सामान इश्यू कर दिया जाता है। किसको, आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जो प्रोड्यूस कर रहा है डिपार्टमेंट, उसको सामान इश्यू कर देते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। उसको जितनी जितनी रिक्वायरमेंट उतना उतना अपन इश्यू करते जाते हैं। फिर उसके बाद मतलब परचेज इनवॉइस। परचेज इनवॉइस, जो आपने सामान खरीदा उसका बिल आएगा आपके पास, उसका बिल जनरेट होगा, जितना भी आपने जो भी सामान खरीदा उसका बिल आएगा, और बिल आते ही आप उस बिल का क्या कर दोगे, वेंडर को उसका पेमेंट कर दोगे। जो भी परचेज इनवॉइस में जो भी चीजें लिखी हुई उसके अकॉर्डिंग अपन वेंडर को पेमेंट कर देंगे, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है कितने दिन में इतना पेमेंट करना है तो वो सब अपन उतना पेमेंट कर देंगे। तो ये सारे आपके स्टेप्स होते हैं, ये सारे आपके प्रोसेस है परचेज कैसे किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक परचेज इक्विजिशन बनाकर किसको देता है, परचेज डिपार्टमेंट को देता है कि मुझे ये रॉ मटेरियल चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट उसकी रिक्वेजिशन को इवैल्यूएट करता है एज पर द कितना करंट स्टॉक पड़ा है, कितनी पेंडिंग रिक्वेस्ट चल रही है, उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर हाँ कर देगा ना कर देगा। अब फिर उसके बाद कोटेशन के लिए वो कोटेशन मांगता है, मतलब अगर उसने रिक्वेजिशन को एक्सेप्ट कर लिया तो अलग अलग वेंडर्स को बोलेगा मुझे आपसे इतना सामान खरीदना, आप अपना कोटेशन दो, आप कितने में मुझे सामान दे सकते हो। अलग अलग वेंडर्स ने अपना अलग अलग कोटेशन दे दिया, फिर वो उसको इवैल्यूएट करेगा कि कौन सा कोटेशन बेस्ट है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर टर्म्स में, पैसों की टर्म्स, क्वालिटी, डिलीवरी टाइम, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। देन परचेज ऑर्डर, उसके बाद अपन उससे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, क्या खरीद रहे हैं, कितना खरीदेंगे, किस रेट पे, किस डेट पे डिलीवर करनी है, कहाँ कौन से गोदाम में हम उसको रिसीव करेंगे। फिर आपका मटेरियल रिसीव हो जाएगा, तो गोडाउन में रिसीव किया तो आपने उसको मैच करोगे सामान को रिसीट के साथ। वो रिसीट का नाम होता है मटेरियल रिसीट नोट्स एंड गुड रिसीट्स नोट्स। और उसके बाद आप अपने स्टॉक में उसको अपडेट कर देंगे, स्टॉक को बढ़ा देंगे। फिर इश्यू ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जैसे जैसे सामान चाहिए वैसे वैसे उसको इशू करते जाएंगे। बिल निकल कर आएगा, जो सामान आपने खरीदा है वेंडर अपन को बिल देगा, हमने जो खरीदा उसके, और उसके बदले हम उसको वेंडर को पेमेंट कर देंगे। जो आपने इनवॉइस बन के आया था उसके बदले आप वेंडर को क्या कर दोगे, यहाँ पे पेमेंट कर दोगे। ये स्टेप्स हैं, सीक्वेंस में याद होंगे, प्लस इसका डायग्राम भी आपको याद करना है। तो ये अपन ने पढ़ा है मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। मटेरियल मतलब जो सामान आया है, जो सामान खरीदा है, उसको कैसे मैनेज करते हो, ये बातें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, देन नेक्स्ट मॉड्यूल अपन पढ़ेंगे दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल। चलो पहले सुन लेती हूँ, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल पढ़ेंगे। पहले आप लोगों से थोड़ा सा सुन लेती हूँ मैं। हाँ जी, नेक्स्ट मॉड्यूल अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल अपन पढ़ेंगे दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल। नेक्स्ट मॉड्यूल अपन पढ़ेंगे दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल। क्वालिटी, जो मॉड्यूल पूरी क्वालिटी का ध्यान रखेगा कि हर वक्त क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप कुछ प्रोक्योर कर रहे हो, आपने रॉ मटेरियल खरीदा तो आपकी अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल रहना चाहिए। आपने कोई सामान बेचा तो अच्छी क्वालिटी का बेचोगे। आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करोगे, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करोगे। तो हर जगह पे क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। प्रोक्योर करते टाइम, सेल्स करते टाइम, प्रोडक्शन करते टाइम, हर जगह ध्यान रखा जाता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स या पार्ट्स बोल दो क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल के। क्या क्या है, पहला इसका क्वालिटी प्लान। क्या होता है, सबसे पहले अपन क्वालिटी की प्लानिंग करते हैं, कितनी क्या क्वालिटी अपन को कैसे रखनी है उसकी प्लानिंग करते हो। तो बेसिकली आप प्लान करते हो, आप प्लान करते हो कि हम किस तरीके से प्रोडक्शन करें,
आप किसके लिए प्लान करते हो? प्रोडक्शन के लिए प्लान करते हो कि हम कैसे प्रोड्यूस करें ताकि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को हम मीट कर पाए विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। मेरे पास जितनी रिसोर्सेज हैं उन्हीं से मैं किस तरीके से प्रोड्यूस करूं ताकि मेरी कस्टमर की जितनी जरूरतें वो सब पूरी हो पाए। अगर कस्टमर की जरूरतें पूरी हो पा रही है मतलब आप अच्छी क्वालिटी का सामान बना रहे हो। तो सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो कि हम किस तरीके से कैसे कब कितना प्रोड्यूस करें ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी सारी जरूरतों को सारी रिक्वायरमेंट्स को अपन फुलफिल मीट कर पाए अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ। हमारे पास जितनी रिसोर्स है उन्हीं पे काम करते हैं हम कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। तो ये आप करते हो क्वालिटी प्लानिंग के अंदर। देन नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल मतलब अपन हमेशा जब भी आप कोई सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जब भी आप कोई गुड बना रहे हैं तो स्टैंडर्ड क्वालिटी का गुड आप मैन्युफैक्चर करेंगे, उसकी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होनी चाहिए। और वो क्वालिटी पे सामान बन रहा है नहीं बन रहा है उसका पीरियोडिक इंस्पेक्शन करते रहोगे। पीरियोडिक मतलब टाइम टू टाइम उसका इंस्पेक्शन करते रहेंगे कि जो स्टैंडर्ड अपन ने डिसाइड किया है, ISO मार्क जो अपन ने डिसाइड किया उसी के अकॉर्डिंग उतना स्टैंडर्ड का अपन सामान बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो मैन्युफैक्चर करते टाइम आप चेक करोगे कि आप स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बना रहे हो यहाँ नहीं बना रहे। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी काम में ले सकते हो, वो आपको हेल्प करेगी चेक करने में। एक तो आपके प्रोसेस को चेक कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक आपके प्रोडक्ट को जो प्रोडक्ट है और जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोसेस काम में ले रहे हो वो दोनों चीजों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेक कर सकती है ताकि कोई भी कस्टमर तक ऐसा सामान ना पहुंच जाए जो खराब क्वालिटी का हो, जो लो क्वालिटी का सामान हो वो कस्टमर तक ना पहुंच जाए। तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी काम में ले सकते हैं जो चेक रखेगी कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाया, कैसा प्रोसीजर काम में लिया ताकि कोई भी कस्टमर तक मेरे किसी भी कस्टमर के पास लो क्वालिटी वाला सामान नहीं पहुंचना चाहिए। इसके लिए अपन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी काम में ले सकते हैं। यहाँ पे अपन रिजल्ट एरियाज डिफाइन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट एरियाज डिफाइंड होते हैं क्वालिटी के लिए। रिजल्ट एरियाज डिफाइंड है कि मतलब ये प्रोडक्ट सपोज अगर आप कोई बल्ब मैन्युफैक्चरिंग है, आपका बल्ब बनाते हो तो आपका रिजल्ट डिफाइंड है कि कोई भी बल्ब लगातार 5 दिन तक चला के रखोगे तो वो खराब नहीं होगा, मतलब आप कंटिन्यू उसको 5 डेज तक ऑन रख सकते हो। ये मेरा रिजल्ट एरिया मैंने डिफाइन कर रखा है। उसके अकॉर्डिंग मैं कंपेयर करती रहूंगी, उसके अकॉर्डिंग रैंडमली अपन किसी बल्ब को ऑन करके देखेंगे 5 दिन के पहले पहले अगर वो खराब हो गया मतलब बल्ब की क्वालिटी खराब है, अगर वो चल गया मतलब बल्ब की क्वालिटी सही है। इस तरीके से आप रैंडम चेक कर सकते हो। जो रिजल्ट एरियाज है उनके अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट को आप कंपेयर कर सकते हो, जहां आपको सुधारना है वहां सुधार सकते हो। दैट इज नोन एज क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल मतलब मैन्युफैक्चरर जब सामान बना रहा है तभी वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान बनाएगा। इस चीज के लिए वो हमेशा ध्यान रखेगा, टाइम टू टाइम वो चेक करता रहेगा कि मेरा स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान बन रहा है या नहीं बन रहा। जो भी फूड आइटम्स के जो स्टैंडर्ड होते हैं हर चीज का स्टैंडर्ड होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सामान बनाना है। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी काम में ले सकते हैं, वो चेक कर सकती है आपके प्रोसेस आपके प्रोडक्ट को कि कोई भी गलत सामान कोई भी खराब क्वालिटी का सामान आपके कस्टमर तक ना पहुंचे, उसमें आपको हेल्प कर सकती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे रिजल्ट एरियाज यहाँ ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपन अपने रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं और जहां जब इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो अपन एनालाइज कर सकते हैं कि कितनी कितनी अपन को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कंपोनेंट दैट इज अपन ने पढ़ लिया, पहला पढ़ लिया क्वालिटी की प्लानिंग, देन क्वालिटी का कंट्रोल। नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका, नेक्स्ट कंपोनेंट या पार्ट मान लो दैट इज क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी अश्योरेंस यहाँ पे किन किन बातों पे ध्यान दिया जाता है कि हम उसी क्वालिटी पे काम कर रहे हैं जो डिफाइंड है। उसकी अश्योरेंस के लिए आप किन किन बातों पे ध्यान दोगे? आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कौन से प्रोसेस बिजनेस में रन कर रहे हैं। सबसे पहले आपका काम होगा आइडेंटिफाई करो कि कौन सा प्रोसेस अभी बिजनेस में चल रहा है। हर एक प्रोसेस एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करता है, किस सीक्वेंस में इंटरैक्ट करता है, मतलब कैसे इंटरैक्ट और किस सीक्वेंस में इंटरैक्ट करता है। ए सी से इंटरैक्ट करता है, सी बी से, बी डी से, किस तरीके से कैसे और क्या सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है इंटरैक्शन करने के लिए, आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करो। फिर हर एक प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या था ये आपको पता होना चाहिए। हर एक प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या था, लाइक
ए वाले का ऑब्जेक्टिव है एडिशन कर कर देना, सी वाले का ऑब्जेक्टिव है मल्टीप्लिकेशन कर कर देना, बी वाले का ऑब्जेक्टिव है सब्ट्रैक्शन करके देना। हर एक प्रोसेस का क्या ऑब्जेक्टिव है वो आपको पता होना चाहिए। की रिजल्ट एरियाज कौन से हैं, की रिजल्ट एरियाज मतलब इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं जहां से अपन को फाइनल रिजल्ट मिल सकता है। ये वाले दोनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस का काम करवाने के लिए, वो आपको पता होनी चाहिए। देन क्या क्या मेथड आप काम में लोगे, क्या क्या मेथड आप काम में लोगे रिजल्ट एरियाज को मेजर करने के लिए, टू मेजर द रिजल्ट एरिया, कि रिजल्ट एरिया पे सारा काम क्वालिटी वाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। जो इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से रिजल्ट मिलेगा उनको अपन कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए मेथड्स डिफाइन होंगे यहाँ पे। देन प्रोसीजर्स, क्या प्रोसीजर आप काम में लोगे रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, क्या स्टेप्स काम में लोगे रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, आप क्या स्टेप्स काम में लोगे। जो आपने प्रोसीजर काम में लिया है रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए उस स्टेप को आप डॉक्यूमेंट कर दो। जो प्रोसीजर आपने काम में लिया है रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए उसको आप डॉक्यूमेंट कर दो, ताकि एवरीवन उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए उसी प्रोसीजर को फॉलो करें और अपन अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सके। लोगों को एजुकेट करो, लोगों को समझाओ कि अपन को इसी प्रोसीजर पे काम करना है, अपन को इसी प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करना है ताकि अपन अपने रिजल्ट तक पहुंच सके, जो क्वालिटी वहां तक पहुंच सके। देन एक इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर करो, लोगों को गाइड कैसे करना है कि अपन को इस एरिया में ऐसे काम करना है, उसके लिए आप एक इंस्ट्रक्शंस तैयार करो। फिर जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम को मॉनिटर करो एंड उनके काम को मेजर करते रहो, उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करो और उनके परफॉर्मेंस को मेजर करते रहो कि वो सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। देन अगर कोई डेविएशन आ जाता है, जो आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किया उसमें अगर आप वो नहीं पहुंच पा रहे, तो उस डेविएशन के लिए क्या क्या एक्शंस होंगे वो एक्शंस आप ले लो, उसको कैसे ठीक किया जाएगा वो एक्शंस लो, और कंटिन्यू अपने सिस्टम को और इम्प्रूव आप करते रहो, कंटिन्यू अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते रहो। तभी आप क्वालिटी अश्योरेंस कह सकते हो कि हम अश्योर दे सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम सही है। आप अश्योरेंस कैसे दे सकते हैं क्वालिटी के लिए, उसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस रन हो रहे हैं, कौन सा प्रोसेस किससे कैसे इंटरेक्ट करता है, किस सीक्वेंस में इंटरेक्ट करता है, हर एक प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव एम गोल क्या है, हर एक प्रोसेस का की रिजल्ट एरिया क्या है, कौन से ऐसे प्रोसेस है जो की रिजल्ट एरिया देंगे, उन रिजल्ट एरियाज को मेजर करने के लिए क्या क्या मेथड्स क्या क्या प्रोसीजर्स आप काम में लोगे, आप रिक्वायर्ड फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए क्या प्रोसीजर काम में ले रहे हो, उस प्रोसीजर का डॉक्यूमेंट कर दो ताकि सब लोग उसी प्रोसीजर को फॉलो करें। लोगों को समझाओ कि अपन को इसी प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करना है, इंस्ट्रक्शंस दो, लोगों को गाइड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दो। फिर लोग जैसा काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करो, मेजर करो, और कोई डेविएशंस आ रहे हैं, कोई अपनी उससे हट गया तो उस पे एक्शंस लेने की कोशिश करो एंड अपने प्रोसेस को कंटिन्यू इम्प्रूव करते रहो। अगर आप ये सारे काम करोगे तो आप कहोगे कि आप क्वालिटी एश्योरेंस मतलब आप सही क्वालिटी पे काम कर रहे हो, आप एश्योरेंस दे पाओगे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कभी भी खराब नहीं है, हमारी किसी भी चीज की क्वालिटी खराब नहीं है। तो इसके लिए आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, आपकी जो क्वालिटी है उसको आपको टाइम टू टाइम इंप्रूव करते रहना ही पड़ेगा अपने प्रोडक्ट की। क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता एक प्रोडक्ट की एक बार क्वालिटी इंप्रूव कर दी तो काम खत्म, जीवन भर अपन को ध्यान नहीं देना पड़ेगा, नहीं, हमेशा अपन को उसकी क्वालिटी सुधारते रहना ही पड़ेगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्योंकि कस्टमर्स की जो नीड्स हैं, कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो कभी भी सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है एज पर द चेंज इन द टेक्नोलॉजी। आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई, तो आपका प्रोडक्ट अब कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपकी इकोनॉमी में कुछ भी चेंज हो गया तो उसकी वजह से कस्टमर की एक्सपेक्टेशन चेंज हो सकती है। पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई तो उसकी वजह से कस्टमर की एक्सपेक्टेशन चेंज हो सकती है। आपका एम्बिशन, कस्टमर का ड्रीम्स कुछ चेंज हो गया तो उसकी वजह से कस्टमर की एक्सपेक्टेशन चेंज होती रहती है। तो इसलिए आपको हमेशा अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। आप कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस नहीं है ये, ऐसा नहीं है एक बार करके रख दिया काम खत्म, नहीं। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर क्या पढ़ा, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी हर जगह होनी चाहिए, सामान रॉ मटेरियल लेते टाइम, सेल्स करते टाइम, प्रोडक्शन करते टाइम, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स, पार्ट्स या कुछ भी फीचर्स बोल दो चाहे, दैट इज क्वालिटी प्लानिंग। इसको अपन फीचर्स भी बोल सकते हैं इसके, ये फीचर्स हैं सारे इसके।
क्वालिटी प्लानिंग मतलब अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे प्लान करेंगे कि किस तरीके से मैं प्रोडक्शन करूं ताकि मैं मेरे कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाऊं विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो मेरे पास रिसोर्सेज है उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए आप कैसे प्रोड्यूस करो ताकि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाओ और अपना क्वालिटी वाइज सामान बन जाए। क्वालिटी कंट्रोल मतलब मैन्युफैक्चरर हमेशा स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान बनाएगा और पीरियोडिकली उसको चेक करता रहेगा कि वो सही है या गलत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी काम में ले सकते हो कि कोई खराब क्वालिटी का सामान कस्टमर तक ना पहुंच जाए, इसके लिए रिजल्ट एरियाज डिफाइंड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हो। क्वालिटी अश्योरेंस आप कैसे दे सकते हो? सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए क्या क्या आपके पास प्रोसेस है, सारे प्रोसेस एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, किस सीक्वेंस में इंटरेक्ट करते हैं, हर एक प्रोसेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, देन की रिजल्ट एरियाज कौन से हैं, क्या मेथड्स आप काम में ले रहे हो रिजल्ट एरियाज को मेजर करने के लिए, जो मेथड आप काम में ले रहे हो उस मेथड क्या प्रोसीजर आप काम में ले रहे हो रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, उस प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट कर दो ताकि सब लोग उसको फॉलो करें, लोगों को समझाओ कि अपन को इसी को इम्प्लीमेंट करना है एंड गाइड करो लोगों को कि किस तरीके से उनको काम करना है। फिर वो जो काम कर रहे हैं उनको मॉनिटर और मेजर करो, उनकी परफॉर्मेंस को डेविएशन आ रहे हैं उसके लिए एक्शन दो और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश हमेशा करते रहो। क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमेशा आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन कभी भी सेम नहीं रहती, चेंज होती है एज पर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल एम्बिशंस, ये सब चीजों की वजह से आपकी जो कस्टमर उसकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा चेंज होती है। इसका डायग्राम दे रखा है बेटा, डायग्राम नहीं करना, क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल का डायग्राम नहीं करना, आप लोगों को काट देना। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर ही क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अपन क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, मास्टर डेटा सेट करते हो, मास्टर डेटा क्वालिटी के लिए जो भी होगा और स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, क्वालिटी का ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, इस स्टैंडर्ड का तो एटलीस्ट आप काम करोगे, जो भी है क्वालिटी से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स और मास्टर डेटा को सेट करते हो। फिर उसके बाद क्वालिटी टारगेट्स आप सेट करते हो, क्वालिटी टारगेट्स जो आपको मीट करते हैं, आप अपना टारगेट सेट करते हो कि इतना टारगेट मुझे मीट करना है। फिर प्लान बनाते हो, एक प्लान बनाते हो कैसे उस टारगेट तक पहुंचा जाएगा, हाउ दोस क्वालिटी टारगेट्स विल बी मेजर्ड। फिर अपन देखते हैं कि जो अपन ने टारगेट है उसको अपन कैसे मेजर करेंगे, मेजर मतलब मैंने कितना टारगेट अचीव कर लिया, कितना और बाकी है क्या, उसको आप कैसे मेजर करोगे क्वालिटी टारगेट्स को। एक्शंस लोगे, एक्शंस लोगे, जो भी क्वालिटी टारगेट को मेजर करने के लिए जो भी एक्शंस चाहिए टू मेजर द क्वालिटी टारगेट, क्वालिटी टारगेट को मेजर करने के लिए जो भी एक्शंस लेने हैं वो आप एक्शंस यहाँ पे लोगे। फिर उसके बाद जो इश्यूज आ रहे हैं क्वालिटी में, जो भी आपके इश्यूज आ रहे हैं और उसको कैसे इम्प्रूव करना है, क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्वालिटी में कुछ इश्यूज आएंगे तो उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस करने हैं ये सब बताओगे यहाँ पे आप। देन अगर आपको कोई प्रोडक्ट में चेंज करना है, अगर आपको किसी प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको एक चेंज रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, आपको एक चेंज रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, जो उस डिपार्टमेंट का हेड होगा, उसको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी कि इन चीजों में चेंज करना। फिर एक रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए कि आपने अभी तक क्या क्या क्वालिटी अचीव कर ली, ओवरऑल क्वालिटी की इतनी तो ओवरऑल क्वालिटी हम अचीव कर चुके हैं और इतना हमारा बाकी चल रहा है, जो भी है उसकी रिपोर्ट एक रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। क्वालिटी जो है वो मल्टीपल पॉइंट्स पे चेक होगी, क्वालिटी जो है वो मल्टीपल पॉइंट्स, एक जगह पे क्वालिटी चेक नहीं होती, मल्टीपल पॉइंट्स पे क्वालिटी चेक होती है। मतलब जब इनवर्ड्स, जब गुड्स आ रहे हैं, जब रॉ मटेरियल आ रहा है तब क्वालिटी चेक होगी, जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तब उसकी क्वालिटी चेक होगी, जब सामान रिटर्न कोई हमसे खरीद रहा है तब उसकी क्वालिटी चेक होती है और सामान को रिटर्न कर रहा है तब उसकी क्वालिटी चेक होती है। तो ये होता है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या होता है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस? सबसे पहले आप मास्टर डेटा और स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट कर देते हो, फिर क्वालिटी टारगेट सेट करते हो, उस टारगेट को पाने के लिए प्लान बनाते हो, उस टारगेट को कैसे मेजर करना है, एक्शंस देते हो कि कैसे उसको मेजर करेंगे अपन। देन
क्वालिटी रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं उसको कैसे इंप्रूव करोगे, क्या क्या चीजें जरूरत है। अगर प्रोडक्ट में चेंज करना है तो रिक्वेस्ट भेज दोगे, एक रिपोर्ट तैयार करोगे कि अभी तक हम ये क्वालिटी अचीव कर चुके हैं हमारे बिजनेस के अंदर, इस एरिया में तो क्वालिटी अचीव की जा चुकी है, इतनी लेवल तक कर चुके हैं, इतना बाकी सो ऑन। एंड क्वालिटी मल्टीपल पॉइंट्स पे चेक की जाती है, जब सामान इन्वर्ट हो रहा है तब क्वालिटी चेक करते हो, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे रिटर्न कोई कर रहा है तब क्वालिटी चेक की जाती है, हर वक्त उसकी क्वालिटी यहाँ पे चेक करी जाती है। समझ में आ गया? ये आपका क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मॉड्यूल अपन पढ़ेंगे दैट इज प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल। नेक्स्ट मॉड्यूल अपन पढ़ेंगे दैट इज नेक्स्ट मॉड्यूल ईआरपी का है दैट इज प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल। अब ये प्लांट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे किसकी बात की जाएगी, प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल की, यहाँ पे इक्विपमेंट्स की बात की जाएगी। इक्विपमेंट्स का मतलब जो मशीनरी है, जो भी कुछ भी बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए जो भी मशीनरी वगैरह लगती है उसकी यहाँ पे बात की जाएगी, उनको कैसे मेंटेन करना है, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पे की जाएंगी। प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल, जो मशीन्स है उनको कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल, क्यों ये मॉड्यूल बनाया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमम ब्रेकडाउन होना चाहिए, मिनिमम ब्रेकडाउन होना चाहिए। किसका मिनिमम ब्रेकडाउन होना चाहिए, प्लांट्स का। मतलब आपके जो मशीनरीज या प्लांट्स में नाम लेती हूँ वो हमेशा गुड वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, हमेशा अच्छी हालत में होने चाहिए, इसलिए उनको मेंटेन करते रहता है। बट टाइम टाइम आपकी जितनी भी मशीन है आप उनको क्यों मेंटेन करते हो, ताकि उनकी गुड वर्किंग कंडीशन, हमेशा उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो सके एंड लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, कम से कम प्राइस, कम से कम कॉस्ट पे उनकी अच्छी से अच्छी कंडीशन अपन मेंटेन कर सके। इसीलिए उनका ब्रेकडाउन कम से कम हो सके। ब्रेकडाउन मतलब वो जिस टाइम पे काम नहीं कर पा रही, जिस टाइम पे मशीन रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही, जिस टाइम पे मशीन खराब हो गई, तो मशीन खराब कम से कम होनी चाहिए, वो हमेशा अच्छी वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए और लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे उनको मेंटेन अपन करेंगे। इसीलिए भी अपन क्या करते हैं, ये अपन प्लांट को मेंटेन करते हैं, अपने मशीन इक्विपमेंट्स को मेंटेन करते रहते हैं। हमेशा आपकी जो मशीन्स हैं, अदर फैसिलिटीज हैं, वो हमेशा ऐसी कंडीशन में तो होनी चाहिए, उनकी हमेशा हर वक्त ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जा सके, मतलब उनकी कैपेसिटी को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके, ऐसी कंडीशन हमेशा उस मशीन की होनी चाहिए विदाउट एनी इंटरप्शन, कोई बीच में इंटरप्शन ना आए, उनकी कैपेसिटी को अपन मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, इतनी उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। चाहे आपकी कोई भी मशीन हो, आपकी स्कूटी है तो स्कूटी की भी इतनी मेंटेनेंस तो आप करवाओगे कि स्कूटी हमेशा ऑप्टिमम यूटिलाइज करी जा सके। मतलब तो आपकी जो मशीन है आप उसको इतना मेंटेन करोगे कि इस कंडीशन में हमेशा मेंटेन करोगे कि उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी को अपन यूटिलाइज कर सकें। एंड जब भी अगर फैक्ट्री, जैसे फैक्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट बी, जो डिपार्टमेंट ए की जो मशीन्स है अगर बी वाले को चाहिए तो आपकी मशीन्स इस कंडीशन में तो होनी चाहिए कि हमेशा अवेलेबल रहे, अवेलेबल जब भी बी वाला डिपार्टमेंट, फैक्ट्री का दूसरा डिपार्टमेंट अपना काम करवाने के लिए मशीन चाहता है तो उसको मिल सके, और बी वाले को मैक्सिमम रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके, मैक्सिमम रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके। बी वाले ने जो इन्वेस्ट किया, ए वाले ने जो इन्वेस्ट किया, उसको रिटर्न्स उससे ज्यादा ही मिल सके, चाहे उसने इन्वेस्ट मशीन का किया हो, चाहे उसने इन्वेस्ट पर्सनल्स का किया हो, कि एक ए वाले डिपार्टमेंट के लोग बी वाले में काम कर रहे हैं तो भी वो अपना मैक्सिमम वहां पे कंट्रीब्यूट कर सके ताकि आपको रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छे से अच्छे मिल सके। तो क्यों प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल, प्लांट्स को, इक्विपमेंट्स को क्यों आप मेंटेन करते हो, आपके तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि मशीन खराब नहीं होनी चाहिए, मतलब खराब कम से कम होना चाहिए, इसका ब्रेकडाउन कम से कम होना चाहिए, हमेशा मशीन ऐसी कंडीशन में, गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए और कम से कम प्राइस पे वो मेंटेन की जा सके। एंड मशीन हमेशा ऐसी कंडीशन में तो होनी चाहिए कि उसका ऑप्टिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सके विदाउट एनी इंटरप्शन। और किसी एक फैक्ट्री के दूसरे डिपार्टमेंट को अगर आपके इक्विपमेंट्स की, मशीन्स की जरूरत है तो आप हमेशा उनको प्रोवाइड करवा सकें, वो अवेलेबल होने चाहिए
ऐसी कंडीशन में तो वो कि अपन उनको दे सके ताकि रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा मिल सके, चाहे वो मशीन दे रहे हो चाहे पर्सनल दे रहे हो, आपको उनका रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो इतनी अच्छी कंडीशन तो होनी चाहिए, इसीलिए अपन क्या करते हैं, मशीन्स को मेंटेन करते रहते हैं। ठीक है, देन प्रोसेस इन प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आप मेंटेन करते हो, आप अपनी मशीन्स वगैरह को कैसे क्या मेंटेन करते हो, उसका प्रोसेस है। पहला है इसमें इक्विपमेंट मास्टर। इक्विपमेंट मास्टर, इक्विपमेंट मास्टर क्या है, एक रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी का मतलब यहाँ चीजें स्टोर होंगी, यहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। किन चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, इक्विपमेंट से रिलेटेड। आपकी मशीन क्या है, कब खरीदी, उसका वेट क्या है, उसके कितने जो भी उस पर कितने लोग काम कर सकते हैं, जो भी मशीन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपके इक्विपमेंट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सब कहाँ स्टोर हो जाएगी, इक्विपमेंट मास्टर में। जितना भी मशीन का हर एक पार्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सब आप कहाँ स्टोर कर दोगे, इक्विपमेंट मास्टर में स्टोर कर दोगे। तो सबसे पहले मशीन की इंफॉर्मेशन अपन ने स्टोर कर दी। सेकंड स्टेप है अपना इक्विपमेंट प्लांट मेंटेनेंस। सेकंड स्टेप है आपका दैट इज इक्विपमेंट प्लांट मेंटेनेंस। इक्विपमेंट प्लांट मेंटेनेंस मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी ये मॉड्यूल होगा, जो प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल होगा, ये मॉड्यूल क्या करेगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स जनरेट करके देगा। ये मॉड्यूल क्या देगा अपन को, बहुत सारी रिपोर्ट्स जनरेट करके देगा। उस रिपोर्ट्स को देखते हुए आप रिव्यू कर सकते हो। आप ये रिव्यू कर सकते हो कि क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं अभी अपने पास, कौन से इक्विपमेंट्स हैं एंड किसको कितनी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं। तो ये जो मॉड्यूल आप बना रहे हो प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल का, ये मॉड्यूल आपको एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करके देगा। उस रिपोर्ट को देखते हुए अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी कंपनी के अंदर इतनी सारी मशीन है और इनको अब रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस की जरूरत है। इस मशीन को हर 6 महीने से रिक्वायरमेंट है, इस मशीन को हर 1 महीने से रिक्वायरमेंट है, इस मशीन को हर 15 दिन से रिक्वायरमेंट। ये सारी चीजों को अपन यहाँ देखकर रिव्यू कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर ये सारी बातें समझ सकते हैं कि कौन से इक्विपमेंट्स और उनको कब कब मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। एंड लास्ट है इसके अंदर दैट इज प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस प्लांट मेंटेनेंस यहाँ पे भी अपन को रिपोर्ट्स मिलेंगी। उन रिपोर्ट्स को देखकर अपन क्या रिव्यू कर सकते हैं, उन रिपोर्ट्स को देखकर अपन को क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्या 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 कि शेड्यूल्स क्या होंगे मेंटेनेंस के शेड्यूल्स क्या होंगे, कौन सा 6 महीना, कौन सा साल भर, कौन सा 15 दिन, कौन से पार्ट को कब कब आपको मेंटेन करना पड़ेगा एंड कौन सी सर्विसेज, सर्विस टाइप, हर एक मेंटेन में कौन सी सर्विस देनी पड़ेगी। अगर 6 महीने में मेंटेन कराते हो तो आपको हर बार अपना ऑयल चेंज कराना पड़ेगा। अगर आप साल भर में मेंटेन कराते हो तो ऑयल प्लस वॉशिंग करवानी पड़ेगी। तो कौन सी सर्विस, अगर आप 2 साल में एक बार मेंटेन कराते हो तो ऑयल प्लस वॉशिंग प्लस आपको जो भी एयर फिल्टर्स होते हैं ये सब आपको चेंज कराना पड़ेगा, ये सब आपको चेंज कराना पड़ेगा। तो कौन सी सर्विस हर एक मेंटेन के टाइम पे सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, ये सारी बातें कौन बताता है, प्लांट मेंटेनेंस बताता है। तो 3 स्टेप्स होते हैं प्लांट मेंटेनेंस के। क्या, पहला इक्विपमेंट मास्टर, यहाँ सारी जितना भी इक्विपमेंट्स उनकी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर होती है, रिपोजिटरी है ये। इक्विपमेंट प्लांट मेंटेनेंस, यहाँ पे रिपोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं कि क्या इक्विपमेंट्स हैं, उनको किन किन को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, किनको नहीं पड़ेगी, ये सारी बातें यहाँ देख सकते हैं। प्लांट मेंटेनेंस, यहाँ पे जो रिपोर्ट्स है उनसे अपन जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कब कब मेंटेन होगा, शेड्यूल क्या होगा मेंटेनेंस का एंड हर एक मेंटेनेंस के टाइम पे कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी, ये सारी बातें यहाँ पे अपन रिव्यू कर सकते हैं कि ये सारी सर्विसेज की अपन को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देन कुछ रिपोर्ट्स होती हैं। मैंने कहा यहाँ पे जो प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल्स होता है वो बहुत सारी रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है। तो कौन सी रिपोर्ट्स जनरेट करके दे रहा है प्लांट एंड मेंटेनेंस मॉड्यूल्स, कौन सी रिपोर्ट्स जनरेट करके दे रहा है, उन रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ना। एक तो वो बताएगा स्टेटस ऑफ सर्विस टाइप फॉर अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, स्टेटस ऑफ सर्विस टाइप फॉर अ पीस ऑफ इक्विपमेंट।
इक्विपमेंट का एक पीस के लिए इक्विपमेंट के कौन से पार्ट पे कौन सी सर्विस की जरूरत है और कब जरूरत है, ये सारी बातों के, ये सारी चीजों के बारे में वो रिपोर्ट अपनी बता सकती है कि एक मशीन है उसका इस पार्ट को हर 2 महीने से मेंटेनेंस की जरूरत है, इसको हर 4 महीने से इसको चेंज करवाने की जरूरत है, तो कौन से पार्ट को कौन सी सर्विस की जरूरत पड़ेगी, ये सारी रिपोर्ट्स को देखकर अपन समझ सकते हैं। मेंटेनेंस मैसेजेस, रिपोर्ट्स ऐसी भी हो सकती हैं जो मेंटेनेंस का रिलेटेड जो भी मैसेज है वो जनरेट कर कर आपको दे सकती है कि अब मेंटेनेंस की जरूरत है, इस पार्ट की मेंटेनेंस की जरूरत है, तो ये सारी रिपोर्ट्स आप तैयार कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्विस टाइप, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्विस टाइप, आपको कौन सी सर्विस की कितनी फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ेगी, आपको ऑयल चेंज की हर 15 दिन से जरूरत पड़ेगी या हर 2 महीने से जरूरत पड़ेगी, आपको एयर फिल्टर्स चेंज करवाने की हर साल भर में जरूरत पड़ेगी या हर 6 महीने से जरूरत पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी कितनी बार बार वो फ्रीक्वेंसी सर्विस अपन को लेनी पड़ेगी, ये सारी बातें भी रिपोर्ट अपन को बता सकती है। और जितने भी सारे इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लेना देना बेचना उसका डेप्रिसिएशन, सारा काम ये रिपोर्ट से जनरेट कर सकते हैं, इसकी भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि इक्विपमेंट पे ये ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो क्या क्या रिपोर्ट्स बनाकर दे सकता है प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल अपन को, कि स्टेटस ऑफ सर्विस फॉर अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, एक पीस ऑफ इक्विपमेंट को क्या क्या सर्विस की जरूरत पड़ेगी, मेंटेनेंस मैसेज जनरेट कर सकती है वो रिपोर्ट्स अपन को, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्विस टाइप, कौन सी सर्विस कितनी बार वापस वापस अपन को एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी, एंड जो भी इक्विपमेंट में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन सबकी भी एक रिपोर्ट तैयार कर अपन को मिल सकती है प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल की हेल्प से। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक। इसका भी डायग्राम छोड़ देना, इसका भी डायग्राम मत करना, कैंसिल कर देना। नेक्स्ट मॉड्यूल अपन पढ़ेंगे दैट इज, हाँ जी, नेक्स्ट मॉड्यूल पढ़ेंगे दैट इज प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल। नेक्स्ट मॉड्यूल अपन पढ़ेंगे दैट इज प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल। ईआरपी के मॉड्यूल्स हैं प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, नाम से समझ में आ रहा है ये मॉड्यूल क्या करेगा, जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है उसको मैनेज करने का काम ये मॉड्यूल करेगा। तो बेसिकली ये मॉड्यूल क्या करेगा, जितना भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्लानिंग है, प्रोजेक्ट में क्या होगा, कैसे होगा, प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, वो सारा काम इसी मॉड्यूल के अंदर आ जाएगा। कोई भी जो प्रोजेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, उस प्रोजेक्ट में जो भी प्लानिंग और जो भी मैनेजिंग होगी वो सारा काम इसी मॉड्यूल, यही मॉड्यूल करेगा। ये मॉड्यूल्स, इस मॉड्यूल्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे क्या क्या टूल्स है, कॉस्ट एंड प्लानिंग बजट, कॉस्ट एंड प्लानिंग बजट मतलब उस मॉड्यूल जो ये प्रोजेक्ट बनाने में कितनी क्या कॉस्ट आएगी, उसको कितना क्या बजट पास होना चाहिए। शेड्यूलिंग, अपन पूरा डिसाइड करते हैं कि दिन में हम 4-4 घंटे काम करेंगे, दिन में हम 6-6 घंटे काम करेंगे, दिन में 8-8 घंटे काम करेंगे, कितने लोग काम करेंगे, सारी बातें डिसाइड की जाती है प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए। रिक्विजिशन ऑफ मटेरियल, रिक्विजिशन ऑफ मटेरियल, क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत आपको पड़ेगी, क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी अगर आपको वो प्रोजेक्ट खत्म करना है, तो क्या क्या सर्विसेज की अपन को जरूरत पड़ेगी अगर वो प्रोजेक्ट खत्म करना है। तो प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल जो होता है उसके साथ बहुत सारे टूल्स होते हैं, लाइक कॉस्ट एंड प्लानिंग बजट की, कितने कितना कॉस्ट आएगी, कितना बजट पास होना चाहिए प्रोजेक्ट अगर बनाना है तो, आपको किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो। शेड्यूलिंग, कब कितना कितने दिन में वो काम पूरा हो जाना चाहिए, कितना कितने लोग काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, सारी चीजें डिसाइड करना। क्या क्या रिसोर्सेज, क्या क्या मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कौन सी सर्विसेज आपको सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाएगा, या कौन सी सर्विसेज की आपको जरूरत पड़ेगी, सारी चीजें यहाँ बताई जाती हैं। जैसे 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 आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी मिशन मंगल, मिशन मंगल, वहां उनका प्रोजेक्ट होता है, वहां उनका प्रोजेक्ट होता है हमें चंद्रयान, ऐसा कुछ होता है कि हमें वहां पे पहुंचना है, मंगल ग्रह तक पहुंचना है, चंद्रयान उनका मिशन, चंद्रयान उनका प्रोजेक्ट होता है। तो उस प्रोजेक्ट के लिए वो बजट सोचते हैं, कितने क्या बजट, पैसा कितना लगेगा, कितना बजट पास होना चाहिए, तभी इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, कितने घंटे, कितने लोग, किस टाइम पे, कितने महीनों में ये काम खत्म हो जाएगा, क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, आपको ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, क्या क्या सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, सारी बातें यहाँ पे डिसाइड करी जाती है प्रोजेक्ट प्लानिंग मॉड्यूल। जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, ये बहुत सारे सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होता है, बहुत सारे सिस्टम से कनेक्टेड होता है, जैसे लॉजिस्टिक्स, मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी अपन ने पढ़े उन सबके साथ ये कनेक्टेड होता है। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, बिफोर इनिशिएशन,
कोई भी प्रोजेक्ट शुरुआत करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का गोल पता होना चाहिए, एम, उसका ऑब्जेक्टिव, अपन क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो क्या कर देगा मुझे, वो पता होना चाहिए। आपको गोल पता होना चाहिए और उस गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट बेमतलब मत शुरू कर दो, आपको उसका गोल पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट को मैनेज कौन करेगा? एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा जो मैनेज करेगा। उसका काम क्या है कि विद इन द बजट, बजट में रहते हुए ही वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करे, जो पैसा उसको मिला है, जितने रिसोर्सेज मिले उसी में रहते हुए और टाइम पे प्रोजेक्ट का काम खत्म कर दे। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टाइम पे खत्म हो जाना चाहिए, बजट में काम हो जाना चाहिए एंड जितनी रिसोर्सेज आपके प्रोजेक्ट को चाहिए वो सब आपको अलॉट हो जानी चाहिए। दैट इज नोन एज प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल। क्या पढ़ा अपने प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल? कोई भी एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्लानिंग, मैनेजिंग, के सारे काम यहाँ पे होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं जैसे कि कॉस्ट एंड प्लानिंग, बजट, शेड्यूलिंग, मटेरियल, रिक्विजिशन ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको उसका गोल, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज लगेंगी पता होनी चाहिए। जो मैनेजर है, जो प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा, वो विद इन द बजट उस प्रोजेक्ट को खत्म कर दें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम पे खत्म कर दें। जो रिसोर्स उसको चाहिए वो रिसोर्सेज वो उसके पास होनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन हर एक प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट आप खत्म करते हो, प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। हर एक प्रोसेस में बहुत सारे टास्क होते हैं, हर एक प्रोसेस को खत्म करने के लिए बहुत सारे टास्क डिफाइंड होते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस के अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं। अगर आप वो खत्म करोगे तो ही आप प्रोजेक्ट को अचीव कर सकते हो। इसका आपको डायग्राम दिया है, याद कर लेना। प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल का अपनी कोर्स में डायग्राम भी दे रखा है, वो भी अपन लर्न कर लें। आगे समझ में प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल क्या होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल है अपना, नेक्स्ट मॉड्यूल है दैट इज सप्लाई चेन मॉड्यूल। नेक्स्ट मॉड्यूल कौन सा है अपना? सप्लाई चेन मॉड्यूल। सप्लाई चेन मॉड्यूल। कोई बता सकता है सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है? अपन पढ़ चुके हैं बहुत बार। आप में से कोई बता सकता है सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है? सोर्स टू डेस्टिनेशन एक्टिविटीज। सोर्स टू डेस्टिनेशन, वेरी गुड। सोर्स टू डेस्टिनेशन, जितनी भी जो भी सब इन्वॉल्व होता है वो सब सप्लाई चेन में आता है। मतलब आपको कुछ भी बनाना है तो सबसे पहले आप उसको प्रोक्योर करोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे, प्रोक्योर करने के बाद उसको आप सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे जो फिनिश गुड्स नहीं होते। फिर उसके बाद आप उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के बाद वो सामान आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे जिस भी कस्टमर को पहुंचाना है। तो ये सारी चीजें सप्लाई चेन में आती है। सप्लाई चेन मॉड्यूल प्रोक्योरमेंट का काम भी करेगा कि रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग, उसका फॉर्म कैसे चेंज करना है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी एक्टिविटीज कहाँ इन्वॉल्व होती है? अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती है। तो समझ में आ गया सप्लाई चेन, इतना ही है अपने कोर्स में। यहाँ पे सप्लाई चेन मॉड्यूल क्या करेगा? सोर्स टू डेस्टिनेशन जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सब सप्लाई चेन मॉड्यूल में इंक्लूड होती है। लाइक प्रोक्योरमेंट, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी एक्टिविटीज आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इंक्लूड हो जाएंगी। एंड लास्ट मॉड्यूल ऑफ ईआरपी, जो लास्ट मॉड्यूल क्या होता है ईआरपी का? दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल, सीआरएम। लास्ट मॉड्यूल ऑफ ईआरपी क्या है? सीआरएम, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एनी आइडिया ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा? किसी को आइडिया सीआरएम सॉफ्टवेयर क्या करेंगे? किसी को भी आइडिया सीआरएम सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं? कस्टमर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेगा विद देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। जो ऑलरेडी उनके कस्टमर्स है उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना।
फाइंडिंग द न्यू कस्टमर्स, ये आपको हेल्प करेगा कि नए कस्टमर्स कौन हो सकते हैं, अपन उनको कैसे हमारे बिजनेस के साथ जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली सीआरएम क्या करता है, सीआरएम फाइंड करेगा हाई वैल्यू कस्टमर्स कौन है, सीआरएम आपको बताएगा, सीआरएम एक सॉफ्टवेयर है जो ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाई वैल्यू कस्टमर्स कौन है एंड वो किस तरीके का सामान खरीदते हैं, वो किस तरीके का इंटरेक्शन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ज्यादातर वो अपन से क्या सामान खरीदना पसंद करते हैं। ये सारी चीजों का सीआरएम एक डॉक्यूमेंट तैयार कर देगा, उनको देखते हुए अपन कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज दे सकते हैं और उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हैं ताकि हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, ये बेसिकली इंप्रूव करेगा आपके रिलेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेशन विद एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, नए कस्टमर्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। ये हेल्प करेगा कि आपके हाई वैल्यू कस्टमर्स कौन है ये बताने में, और वो कस्टमर ज्यादातर आपसे किस तरीके का सामान खरीदते हैं ये भी ऑर्गेनाइजेशन को सीआरएम बता सकता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन उनको अच्छी से अच्छी सर्विसेज देगी, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। फिर कुछ बेनिफिट्स हैं सीआरएम के, कुछ बेनिफिट्स हैं सीआरएम के। बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला है इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशन, ये अपने कस्टमर के साथ अपने रिलेशंस, अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन को सुधारता है। इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन सुधारता है कस्टमर्स के साथ। कैसे, सीआरएम को यूज में लेते हुए आप सिस्टमैटिक तरीके से कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं, कस्टमर को आप सही प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं सिस्टमैटिक तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अगर आप सीआरएम को काम में ले रहे हैं तो आप सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, प्रॉपर तरीके से कस्टमर्स को मार्केटिंग कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं और सेलिंग अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। यहाँ पे सीआरएम की हेल्प से आप अपने कस्टमर्स के इश्यूज को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब यहाँ फैसिलिटी होती है, कस्टमर अपना इश्यूज बता सकता है कि उसको क्या दिक्कत आ रही है किस चीज के अंदर। तो अगर अपन उसके इश्यूज जानते हैं, कस्टमर को क्या सामान में कहाँ दिक्कत आ रही है, तो अपन उन इश्यूज को हाथ की हाथ सॉल्व कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर है। तो इससे क्या होगा, मेरी कस्टमर की लॉयलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लॉयलिटी मतलब कस्टमर मेरे पे ज्यादा भरोसा करने लग जाएगा। कस्टमर का जो हेजिटेशन जो होता है कि वो सामान वो काम में ले ना ले, या कस्टमर जो भी मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा था वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे कस्टमर्स के इश्यूज के बारे में पता चल जाएगा, कस्टमर को क्या सामान काम में लेने में क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको हाथ की हाथ ठीक कर सकती हूँ। तो उससे लॉयलिटी बढ़ जाएगी, कस्टमर का एजिटेशन आपका कम हो जाएगा। एंड यहाँ आपको कस्टमर से कंटिन्यू फीडबैक मिल सकता है, तो आपको पता रहेगा कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज को पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा, कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है क्या पसंद नहीं आ रहा, उनका फीडबैक आपको कंटिन्यू मिल सकता है। तो कस्टमर के साथ आप अपने रिलेशन अच्छे कर सकते हो सीआरएम की हेल्प से। कैसे, सीआरएम की हेल्प से आप कस्टमर को ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक वे से सर्विस दे सकते हो, मार्केटिंग दे सकते हो और अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। कस्टमर्स के इश्यूज आपको पता चल सकते हैं, उससे आप कस्टमर की लॉयल्टी इंप्रूव कर सकते हो, उनका एजिटेशन कम कर सकते हो। आपको कंटिन्यू कस्टमर का फीडबैक मिल सकता है कि उसको हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट क्या है सीआरएम का, सेकेंड बेनिफिट क्या है आपका सीआरएम का, दैट इज इंक्रीज कस्टमर रेवेन्यू। कस्टमर से जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है, कस्टमर से जो हमें पैसा मिल रहा है, अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर काम में ले रहे हैं तो आपके रेवेन्यू जो पैसा मिल रहा है वो भी आप ज्यादा बढ़ा सकते हो। अगर आपको पता है कस्टमर क्या खरीदता है, उसको क्या सामान पसंद है, तो आप अच्छे मार्केटिंग कैंपेन्स लगा सकते हो जैसा उनको पसंद है, और जब उसको पसंद है, जब उसकी अपॉर्चुनिटी आएगी तभी अपन मार्केटिंग कैंपेन्स लगा सकते हैं। मतलब अपने मार्केटिंग कैंपेन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं अगर अपन सीआरएम को काम में ले रहे हैं। सीआरएम को अगर आप काम में ले रहे हो तो जब आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो तो आप ये देख सकते हो कि प्रमोशन न्यू कस्टमर्स तक पहुंचे, ना कि ओल्ड कस्टमर तक। मतलब मैं सीआरएम सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये डिसाइड कर सकती हूँ कि ये तो मेरे पुराने कस्टमर है, ये नए कस्टमर है, तो जितना भी मुझे प्रमोशन करना है, प्रमोशन के मैसेजेस भेजने, मेल्स भेजने, वो सब नए कस्टमर को भेजूं, क्योंकि ओल्ड कस्टमर तो ऑलरेडी मेरे से सामान खरीदा है। अगर सारा प्रमोशन आपने इसको कर दिया तो नए वाले आपसे जुड़ेंगे ही नहीं, तो आपको तो नए कस्टमर्स और बढ़ाने हैं।
तो यहाँ प्रमोशन आप नए वाले कस्टमर को करो, सीआरएम की हेल्प से आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन नए कस्टमर्स को कर सकते हैं, ओल्ड कस्टमर्स को नहीं जो आपसे ऑलरेडी सामान खरीद रहे थे, तो इससे आपकी रेवेन्यू बढ़ जाएगी। देन थर्ड है इसके अंदर, थर्ड है बेनिफिट दैट इज मैक्सिमाइजिंग अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, मैक्सिमाइजिंग अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। ये क्या मतलब होता है अपसेलिंग का, क्या मतलब होता है क्रॉस सेलिंग का? सीआरएम की हेल्प से आप अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग को बढ़ा सकते हैं। अपसेलिंग, अपसेलिंग का मतलब होता है कस्टमर को, सीआरएम अलाउ करता है कि कस्टमर को आप उनका प्रीमियम प्रोडक्ट दे सकते हो। कोई कस्टमर है उसको आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा सकते हो उसकी प्रीवियस परचेज को देखते हुए, जो उसने पहले नहीं उस जो वो सामान खरीदता है, जो उसकी सेम कैटेगरी का सामान है, उसी कैटेगरी का उसको प्रीमियम प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकते हो कस्टमर को आप, कि आपको ये सामान पसंद है, आपको ये सारी चीजें पसंद है, इसी का प्रीमियम प्रोडक्ट हम आपको दे सकते हैं। या फिर क्रॉस सेलिंग, क्रॉस सेलिंग का मतलब जो आपने पहले खरीदा था सामान, प्रीवियस परचेज जो आपकी की थी, उसी का कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करवाया जा सकता है। कस्टमर को बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स को ज्यादा सेटिस्फाई करने के लिए, ज्यादा खुश करने के लिए, या तो कस्टमर्स को प्रीमियम प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकते हो, प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफ द सेम कैटेगरी, उसी कैटेगरी का प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड करवा सकते हो। या फिर जो प्रोडक्ट पहले आप बेच चुके हैं, पहले वो खरीद चुका, उसी का कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट कस्टमर को आप ऑफर कर सकते हो। ये होती है आपकी क्रॉस सेलिंग। तो अगर अपन कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे, हमेशा कस्टमर से इंटरेक्ट करते रहेंगे, तो अपन को पता रहेगा उनको क्या चाहिए, उनको क्या उनकी जरूरत है, उनको कब चाहिए सामान। तो जब अपने पास अपॉर्चुनिटी आएगी, सारी चीजें एक ही डेटाबेस में यहाँ पे स्टोर होती हैं सीआरएम में, तो जब अपॉर्चुनिटी आई तो अपन ने कस्टमर को वो सामान ऑफर कर दिया। इससे मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्यादा, कस्टमर्स खुश रहेगा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो आप अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग को बढ़ा सकते हो। अपसेलिंग का मतलब होता है कस्टमर्स को प्रीमियम प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना बेस्ड ऑन देयर सेम कैटेगरी। मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट्स जैसे कि, हाँ जैसे कि अब हॉटस्टार्स आप लोग देखते होंगे, तो कोई सीरियल वगैरह देखते होंगे, तो उसमें हॉटस्टार में आप लोगों को क्या वीआईपी को कुछ लेना पड़ता है, मंथली पैकेज लेना पड़ता है। अगर आपने मंथली पैकेज नहीं ले रखा तो सीरियल आपको सेम डे नहीं दिखेगा, अगले दिन मॉर्निंग 6 o'clock से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीरियल मिल जाएगा। तो कस्टमर अगर यही सीरियल बार बार देखता जा रहा है, तो वो बार बार मेरे को सामने से ऑफर करेंगे कि आप इसका मंथली पैकेज ले लो, ताकि आप सेम डे ये सीरियल इसी टाइम पे देख पाएंगे, आपको अगले दिन का वेट करने की जरूरत नहीं है। तो अपनी प्रीमियम प्रोडक्ट्स बढ़ सकते हैं, सेलिंग बढ़ सकती है। क्रॉस सेलिंग, क्रॉस सेलिंग मतलब प्रीवियस परचेज को देखते हुए उसका कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ चलता हुआ सा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। कस्टमर अगर आपसे क्या खरीद रहा है, कस्टमर आपसे सपोज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का एग्जांपल, जैसे कि कस्टमर अगर आपसे टिफिन खरीद रहा है बार बार, तो आप उसको उसके साथ वाटर बॉटल भी ऑफर कर सकते हो कि टिफिन के साथ हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है, ये वाटर बॉटल है। कस्टमर अगर आपसे लोशन खरीद रहा है तो आप उसको ऑफर कर सकते हैं कि हमारे पास कॉम्बो पैक है, लोशन के साथ हम ऑयल भी फ्री दे रहे हैं, हम सोप भी फ्री दे रहे हैं, या ऑयल और सोप की इतनी प्राइस पड़ेगी। ऐसा सच आप ये सारी चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपकी क्रॉस सेलिंग भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? नेक्स्ट बेनिफिट क्या है सीआरएम का? दैट इज बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बेनिफिट है बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन होता क्या है, यहाँ पे कस्टमर्स का जितना भी डेटा होता है वो सब आपका सेंट्रल डेटाबेस में स्टोर्ड है, एक ही जगह पे स्टोर्ड है। तो सारे डिपार्टमेंट्स इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे एक टीम के जैसे काम करते हैं, सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, कोई अकेला बंदा काम नहीं कर रहा। सामान बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, मतलब मार्केटिंग वाला अगर सामान बेच रहा है तो प्रोडक्शन वाला ये ध्यान रखेगा कि हमेशा अच्छी क्वालिटी का बनाऊं, तभी सामान
बिकेगा, परचेज वाला ये ध्यान रखेगा कि मैं कम से कम सस्ते से सस्ता सामान मंगवाऊं पर उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि मेरी प्राइस कॉस्ट कम आएगी और कॉस्ट कम आएगी तो मेरा सामान ज्यादा बिकेगा। तो हर डिपार्टमेंट मिलजुल कर काम करते हैं, यहाँ पे एक टीम के जैसे सब लोग काम करते हैं। तो टीम के जैसे काम होता है तो आप कस्टमर्स को ज्यादा अच्छी सर्विस दे सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है। Then next benefit है that is last benefit है optimize marketing। last benefit है इसका that is optimize marketing। optimize marketing, यहाँ marketing optimize हो सकती है, मतलब आप CRM की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं अपने कस्टमर को कि उनकी क्या जरूरतें, नीड क्या है, उनका वो किस तरीके का सामान कब खरीदना पसंद करते हैं, ताकि राइट समय पे अपन राइट उनको प्रोडक्ट ऑफर कर सकें, राइट टाइम पे ही आप उनको राइट प्रोडक्ट ऑफर कर सको। अगर आपको पता है कस्टमर जैसे कोई फेस्टिवल सीजन आ रहा है, उस टाइम पे कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग या कपड़े वपड़े ज्यादा खरीद रहा है, तो फेस्टिवल के टाइम पे अपन उनको ऑफर करेंगे तो वो ज्यादा खरीदेगा, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा। तो आपको पता है कस्टमर की कब जरूरत है, कब वो कैसा बिहेव करता है, तो राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट उनको ऑफर कर सकते हैं, तो अपनी मार्केटिंग ऑप्टिमाइज हो सकती है। सीआरएम अपन को बताता है कि आपके मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर ग्रुप कौन से हैं, ऐसा कस्टमर ग्रुप कौन सा है जिससे आपको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, एंड वो ताकि उन्हीं कस्टमर्स को अपन टारगेट बना सके और उनको राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट ऑफर कर सके और मेरे को ज्यादा फायदा हो सके। सीआरएम आपको हेल्प करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को कि आप अपना टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन लेस प्रॉफिटेबल कस्टमर्स। जो लेस प्रॉफिटेबल कस्टमर्स होते हैं उन पे आपको अपना टाइम ज्यादा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप अपना समय उन्हीं पे खर्च करो जो आपको ज्यादा फायदा दे सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं सीआरएम के। फटाफट से बेनिफिट्स रिवाइज करते हैं। क्या क्या पड़े बेनिफिट्स? इंप्रूव कस्टमर रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक तरीके से कस्टमर को सर्विस मार्केटिंग दे सकती है, उनके इश्यूज को समझ सकती है ताकि वो लॉयल रहेंगे, एजुकेशन कम होता जाएगा, उनसे कंटिन्यू फीडबैक लिया जा सकता है। कस्टमर से रेवेन्यू बढ़ा सकते हो आप, मार्केटिंग कैंपेन्स अच्छे लगा सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को नए कस्टमर्स के लिए प्रमोट करो, पुराने के लिए नहीं। अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग बढ़ा सकते हो, अपसेलिंग मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट्स और क्रॉस सेलिंग मतलब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स दे सकते हो। बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन, जब सब लोग सारे डिपार्टमेंट एक्सेस कर पा रहे हैं, सब लोग टीम के जैसे काम कर रहे हैं, इससे कंपनी को भी फायदा हो रहा है, कस्टमर्स को भी ज्यादा अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं। ऑप्टिमाइज मार्केटिंग, आप कस्टमर को समझ पा रहे हो उसको क्या चाहिए कब चाहिए, ताकि राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट उसको ऑफर कर दे। सीआरएम आपको बताने में हेल्प करेगा कि आपके मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर्स कौन है, ताकि उन्हीं को अपन बेस्ट सर्विसेज दे सके और अपन को फायदा ज्यादा हो सके। सीआरएम ये भी हेल्प करता है कि आप अपना टाइम ज्यादा, जो लेस प्रॉफिटेबल ग्रुप्स हैं उन पे ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो, आप टाइम अपना किस पे लगाओ, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल ग्रुप्स हैं उन्हीं पे ज्यादा टाइम लगाओ। तो ये सारे अपन ने पढ़ लिए ईआरपी के मॉड्यूल्स। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ तक किसी को कुछ भी